नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 बज गए हैं और 5 बजने के साथ ही बंद हो गया है ईवीएम में कैद हो गई है तकदीर गुजरात के सरदार की। जी हां, कौन बनेगा गुजरात का सरदार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। कुछ ही देर में पोस्ट पोल हम आपको दिखाएंगे कितनी सीटें, क्या है आज तक और ओआरजी का अनुमान, कौन बनेगा गुजरात का सरदार। दोपहर 3 बजे तक 55% वोटिंग हो चुकी थी। गुजरात चुनाव के लिए मतदान आज के लिए खत्म हो गया है, लेकिन आपको बता दें 5 बजे तक भी जितने लोग लाइन में लग जाते हैं वो अपना वोट डाल सकते हैं। इसीलिए कुछ ही देर में जब आंकड़ा आएगा तो यह तय हो पाएगा। फेज 1 में 70% के आसपास वोटिंग हुई थी और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी उसी तरह से वोटिंग होगी। और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी भारी तादाद में वोट डल रहे हैं वो जाते हैं किसके हक में। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर पहले ही जीत पर कब्जा करने की कोशिश की है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम नेता आज दिग्गज पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी आपको दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, और ऐसे ही तमाम दिग्गज आज जो पहुंचे हैं, जिसमें अरुण जेटली भी बीजेपी की तरफ से वोट डालने गए। शंकर सिंह बाघेल आपको दिख रहे हैं दूसरी कतार में। ये अन्य कुछ लोग हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नरहरि अमीन महत्वपूर्ण है। नरहरि अमीन जो कि कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ चुके हैं। श्वेता भट्ट मणिनगर में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं, वो भी वोट डालने गई। अमित शाह नारायणपुरा से इस बार चुनावी मैदान में है, वो भी वोट डालने गए। ये तमाम तस्वीर गुजरात में आखिरी दौर की वोटिंग में 4 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खेड़ा, गोधरा और इसके साथ ही भुज और रानीप में ही वोट डालने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। गोधरा बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ही एक सीट है गोधरा। अब आइए आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जब अपना वोट डालने गए थे किस अंदाज में जबरदस्त विक्ट्री साइन दिखाते हुए उन्होंने जीत पर अपना दावा ठोका। ये चुनाव ऐसा था जिसमें गुजरात के नौजवानों ने, गुजरात की माताओं बहनों ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पर उठा लिया था। देश के लिए ये चुनाव इसलिए मिसाल बन रहा है क्योंकि इस चुनाव गुड गवर्नेंस पे लड़ा गया, डेवलपमेंट पे लड़ा गया और जन भागीदारी से लड़ा गया। मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और उसके बाद यहीं रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? इस चुनाव में गुजरात की जनता हैट्रिक लगाएगी। गुजरात की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। बना है नरेंद्र मोदी का, और क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कह दिया कि ये गुजरात की जनता के लिए हैट्रिक होगी, यानी जीत का दावा वो ठोक चुके हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करा दें। हमारे साथ मनीष दोशी जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुजरात के मनीष दोशी जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयकांत पटेल जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं गुजरात परिवर्तन पार्टी के, और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, जीत का दावा तो वो ठोक रहे, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार एक डर था मन में, क्योंकि जिस तरह से आखिरी दम तक नरेंद्र मोदी लगे रहे, चाहे वो 3D के जरिए हो या फिर राहुल बाबा पर मजाक के जरिए हो या सोनिया मैडम पर पीटाकशी के जरिए हो, क्या कहीं पर एक डर भी है इस बार? देखिए अंजना जी, डर तो नहीं होता जब आदमी 5 साल काम करता है और जो चीजें करना चाहता है वो अधिकांश वो कर लेता है, तो डर तो नहीं होता है। लेकिन कोई भी अच्छा विद्यार्थी जितना भी अच्छा हो, पढ़ाई में जितना भी अच्छा हो, एग्जाम देने जाता हो तो कहीं ना कहीं अंदर से जिज्ञासा रहती है, घबराहट रहती है। उसमें कोई सदे नहीं। हम लोग भाषण देने जाते हैं, बड़े से बड़ा अच्छा जो भाषण देता है वो भी मंच पे एक दफे खड़ा होता है तो थोड़ा सा कभी कभी घबराहट होती है जब भीड़ को देखते, तो इसमें कोई संदेह नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि डर है, इसका ये मतलब होता है कि वो संवेदनशील है, उसको
चाहता है कि जो मैंने मेहनत करी है उस पे स्टैंप पड़े। सिद्धार्थ जी, आखिरी लम्हों में, आखिरी दिनों में सर क्रिक का मुद्दा, मियां अहमद पटेल बार बार कहना, ये सब घबराहट का हिस्सा नहीं है, सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं। और नरेंद्र मोदी जिस कद के चुनावी खिलाड़ी, राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, घबराहट नहीं करते वो ये सब। देखिए अंजना जी, दुर्भाग्य ये है कि आज भी आपका चैनल जब गुजरात के चुनाव के 3 चित्र दिखाता है तो उसमें तीनों जो चित्र हैं, एक तो नरेंद्र मोदी भाजपा के, और 2 जो चित्र दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़े चित्र होते, कांग्रेस का नहीं होता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि भैया कांग्रेस का कोई भी नाम दे दो जो मुख्यमंत्री के रूप में हो, वो देने को नहीं तैयार। अब हमने कहा कि भाई वहां पे कांग्रेस के अंदर एक रिवाज है कि 10 जनपद का जो भी सबसे बड़ा चरणदास होएगा उसको मुख्यमंत्री बना दे या प्रधानमंत्री बना दे। तो चरणदास के रूप में वो सबसे बड़े थे, तो उनका भी नाम हमने आगे किया। अब एडो के अंदर से कांग्रेस, राहुल बाबा, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सबके चित्र भी हटा देते तो हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, हम चुनाव किससे लड़ रहे हैं। मनीष जोशी जी के पास चलते हैं। कांग्रेस, बिल्कुल एक सेकंड अंजना जी, कांग्रेस सौराष्ट्र में कंधे इस्तेमाल कर रहे थे केशु भाई के, जो मोदी जी के सामने भी खड़ा किया उन्होंने, कांग्रेस ही नहीं खड़ा किया, वो भी एक आईपीएस, जो बागी आईपीएस है उसकी पत्नी को लेकर आ जाते। तो इस प्रकार का जो एक माहौल देखा तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं तो हमें उनको लपेटना ही था ना भाई। मनीष जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात तो अच्छा किया सिद्धार्थ जी ने स्वीकार किया कि घबराहट तो है, क्योंकि ये सरकार 5 साल के बाद अपनी परीक्षा देने नहीं आ रही है, 11 साल के बाद है। मोदी जी जो गुड गवर्नेंस की बात अपनी स्पीच में कह रहे हैं, वो गुड गवर्नेंस के साथ इसलिए 11 साल का अपना हिसाब देने के लिए वो दूर जाके 3D के माध्यम से जा रहे हैं, वो फेस टू फेस पब्लिक के पास नहीं जा रहे हैं, वो फेसबुक पे चले गए। मैं कोई इस बात को यादा नहीं कर रहा हूं, पर जिन बात की सिद्धार्थ जी ने बात किया है तो मैं इसका एक और देता हूं। हमने मणिनगर से विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेताबेन भट्ट थी, वो इसलिए लड़ रही थी कि इस वो महिला का प्रतीक है जिसका पति को इस गुजरात सरकार ने विक्टिमाइज किया है। आज वो चाहे भाजपा के, हमने कहा एलिसब्रिज में वो जीपीपी की उम्मीदवार है, जिसका प्रत्याशी वो इसकी पत्नी है, जिसका नेता, जिसका हस्बैंड स्वर्गस्थ हरेन पंड्या वो भाजपा के सिपे सलाह बड़े नेता थे। आज इसकी पत्नी को न्याय के लिए वो चुनाव में उतरी है, इसने तो कांग्रेस का दामन नहीं छेड़ा है। वो मैं कह रहा हूं इसलिए सिद्धार्थ जी की ऐसी बात किया करो जिससे कुछ हकीकत हो। आपने बोला कांग्रेस ने क्यों एड में इसका नहीं रखा, अरे कांग्रेस की एड में एक गुजरात की मध्यम परिवार की लड़की को रखा है, इसकी एक एडवर्टाइज की वजह से हमने इतना बात रखी है, चाहे आरोग्य की हो, शिक्षा की हो, गुजरात की सलामती हो, गुजरात के किसानों की व्यथा हो। मनीष जी, ये सब बात पर तो हम बात नहीं करें क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, मनीष जी, कांग्रेस पार्टी ने जो ऐसी गलतियां की है पोस्टर में, कहीं उड़ीसा की, कहीं श्रीलंका की तस्वीर आपने भुखमरी की लगा दी थी, तो वो बात हम ना ही छेड़े। अपने दर्शकों को एक सेकंड सर, अपने दर्शकों को बता दें, अब से कुछ ही देर बाद आऊंगे आपके पास, अब से कुछ ही देर बाद 5:30 बजे आप बने रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि हम रुख करेंगे सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र में और उस पूरे इलाके में जिस तरह से वोटों की सुनामी इस बार हम कह सकते हैं मतदान हुआ है, ये देखेंगे कि वहां पर तस्वीर किस तरह की उभर कर आती है। हम आपको दिखाएंगे कि पोस्ट पोल सर्वे आज तक और ओआरजी का क्या कहता है। हम आपको दिखाएंगे आज तक और ओआरजी का अनुमान, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अभी तक सीटों के अनुमान के हिसाब से क्या नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक बना पाते हैं। और इसके साथ ही ये भी कि जो वोटों की सुनामी आई है, कहीं वो खतरे की घंटी तो नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर वो एक बार फिर जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं जयकांत पटेल जी आपसे और आलोक जी, आप दोनों से एक क्विक रिएक्शन ले लें। जयकांत पटेल जी, एकदम सीधा सवाल, कितनी सीटें, रियलिस्टिक जवाब दीजिएगा, कितनी सीटें? ये जो घबराहट मोदी जी को, उनको पता है हमारी 40 से 45 सीट आने वाली है और हम ही गुजरात का सरदार कौन बनेगा वो तय करेंगे। तो किसके साथ जाएंगे? आला कमान भी तय नहीं कर आपके एक तरफ बीजेपी की तस्वीर है, आपके दूसरे तरफ कांग्रेस की तस्वीर है, किधर जाएंगे? ये हमारा आला कमान तय करेगा, लेकिन हम पहले मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मोदी अगर हटा देंगे तो हम भाजपा के साथ जाएंगे। अगर मोदी को साथ में रखेंगे तो फिर हमारा आला कमान जो तय करेगा वही फाइनल होगा। आलोक जी, आपने तीनों ही पार्टियों को सुन लिया है, क्या तस्वीर समझ में आती है? आज दूसरे फेज की वोटिंग हो गई। देखिए, तस्वीर तो साफ है कि मोदी का वर्चस्व रहा है, इसको तो स्वीकार करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम लोग न सट्टा बाजार में हैं न ज्योतिष हैं,
इसलिए अभी तो आपके जब एग्जिट पोल से भी कुछ अंदाज लगेगा, जिस तरह से ज्यादा लोगों ने उत्साह से वोट दिया है। कुछ जगह जो नाराजगी है वो भी लोकतंत्र में स्वाभाविक है, वो स्थानीय कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से एक गुजरात इज मोदी, मोदी इज गुजरात, ये जो एक मैसेज दिया गया है, इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं, इसके सफल परिणाम भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भविष्यवाणी न की जाए तो बेहतर है, लेकिन यह मानना होगा कि मोदी ने इस इलेक्शन को पूरा ही अपने बल पर लड़ा है और इसलिए उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, भाजपा के भविष्य का सवाल है और निश्चित रूप से कांग्रेस के भी भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, और यहीं से इस पूरी चर्चा को के बाद आगे लिए चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के लिए वोट फेज 1 में डाले गए थे, लेकिन हम अपने पोस्ट पोल सर्वे में वहीं से करेंगे शुरुआत और वहां का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतदाता ने तो अपना मन आज खोल दिया है। मतपेटी खुलने का अब इंतजार है 20 तारीख का। देखते रहिए आज तक। छोटा सा फॉरन लौट। गुजरात का सरदार कौन, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। अब से कुछ ही देर में हम आंकड़े दिखाएंगे आपको। हम आपको दिखाएंगे कि ओआरजी और आज तक के इस अनुमान के जरिए कितनी सीटें किसके हिस्से में, क्या एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होंगे या फिर कांग्रेस का भाग्य खुलेगा, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा अब कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जीपीपी की बात हो रही थी और इसी से बड़ा सवाल यह है सिद्धार्थनाथ सिंह जी कि जिस तरह के मतलब हौसले के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह की क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीतते हैं तो फिर तो प्रधानमंत्री के दावेदार आपको ओपनली शायद डिक्लेयर करना पड़े। मुझे समझ नहीं आता आप क्यों इसको एक टीआरपी रेटिंग का बहस बनाने में लगी है। गुजरात पे हम लोग का फोकस है। ये महत्वाकांक्षा रेटिंग की बहस है जीते सिद्धार्थ जी, ये महत्वाकांक्षा रेटिंग की बहस है। कोई दिक्कत नहीं जी, हमारी बीजेपी के इंडिविजुअल की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की होती है। हमें कोई आपत्ति नहीं मोदी जी आए कोई और है। हम चाहते हैं कि गुजरात में एक अच्छी जीत हो, कांग्रेस और दूसरे लोगों को मुंह की खानी पड़े, देश को पता चले कि गुजरात एक डेवलपमेंट मॉडल है और इसमें हम लोग बड़े खुश हैं। और एक चीज और कह दूं अंजना जी, आपने बड़े चुनाव देखे हैं, हमारे साथ आपके चैनल अभी टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, बड़े समझदार और अनुभवी हैं मेहता जी। जब भी पोलिंग हाई हो या जब भी पोलिंग लो हो तो उसका अंतर आपको समझना चाहिए। जब हाई होती है तो एक ही समझिए एक तरफा वोटिंग हो रही है, और जब एक तरफा होती है तो या तो इस हाल में बीजेपी 70 पे जाएगी या बीजेपी 130-140 पे जाएगी, क्योंकि परसेंटेज वोटिंग हाई है। और वहां पे कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था मोदी के सामने, न ही किसी ने जीपीपी से विकल्प दिया। वहां पे मुद्दा था गुजरात का विकास, मोदी जी का लीडरशिप, और उसके तहत उन लोगों ने जो वोटिंग करी है उसका निर्णय आपके सामने। जयकांत जी, सौराष्ट्र में ज्यादा वोटिंग से जो आप लोग खुश हो रहे हैं वो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। ये बात गलत है जो सिद्धार्थ जी कहते हैं कि मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की तो उनको खानी पड़ेगी। उन्होंने खुद कबूल किया है कि ज्यादा वोटिंग होता तो कहीं 70 सीट भी आ सकती है या 140 सीट भी आ सकती है। तो सिद्धार्थ जी को समझना चाहिए कि सौराष्ट्र एक पूरे गुजरात का ऐसा अंग है जहां से सरकारें बनती है और सरकारें टूटती भी हैं, और सौराष्ट्र में हमको 26 से 27 सीट मिलेगी। और ये आज के जो मतदान हुआ, आज का जो मतदान हुआ है उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जानकारी है तब तक मध्य गुजरात में करीबन 8 से 9 सीट जीपीपी को मिलेगी। चलिए ठीक है, यहीं पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मनोज जी आपके पास भी आएंगे और आलोक जी आपके पास भी। तो जीपीपी अपने आप को फिलहाल किंग मेकर की भूमिका में देख रहा है, कांग्रेस की तरफ जाएंगे वो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के भी सवाल पर पूरी तरह से ना नहीं कर रहे। ये बहुत दिलचस्प है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब हम लौटेंगे 5:30 बजे तो आपको दिखाएंगे सौराष्ट्र की तस्वीर आंकड़ों के नजरिए। आज तक ओआरजी का अनुमान किसकी लगेगी, इस बार किस्मत की लॉटरी। मनोज जी वो बात तो सही कह रहे हैं ना कि नेता तो आपके पास अपना कोई है ही नहीं उस कद का। शंकर सिंह वाघेला से लेकर जितने भी लोग हैं वो तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से निकल के आए हैं। वो एक बैगेज लेके अपने साथ आते हैं। आपको जब मणिनगर में उतारना भी था किसी को तो आपने एक बिल्कुल नई महिला को, हालांकि ठीक है उनका इतिहास है, उनके पति की बात, लेकिन वो प्रॉक्सी कैंडिडेट है। वो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलने वाली कोई जमीन से जुड़ी हुई नेता नहीं है।
आप कांग्रेस पक्ष किसको उम्मीदवार बनावे, किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पक्ष को तय करनी चाहिए। वो बात करते हैं कि नेता नहीं है। अरे इधर भाजपा कहां लड़ रही है, इधर तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही, वहां कहां पार्टी कोई लड़ रही। भाजपा जिस तरीके से बात कर रहे हैं वहां व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव, इधर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। एक व्यक्ति के सामने संगठन का चुनाव है, वहां तो पार्टी कुछ नहीं बोला जाता, एक ही व्यक्ति बोले वो सब नियम है। तो मैं मानता हूं इसकी चर्चा करने के लिए और 2 एपिसोड करना पड़े। पर जहां तक सवाल है सिद्धार्थ जी ने वो दूसरे बात किया, गुजरात के आने वाले दिनों में इस बात का लोगों को तय हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा। जिस तरीके से मतदान हुआ है पहले चरण में और दूसरे चरण में, इस दोनों चरण में लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। सिद्धार्थ जी ने बताया कि मतदान ज्यादा होता है तो सरकार के पक्ष में होता है। मैं बताऊं कि आपने तमिलनाडु का देखा होगा, आपने गोवा का मतदान का देखा, आपने उत्तराखंड का देखा, आपने उत्तर प्रदेश का देखा। हाँ, वो सबका लेकिन पंजाब का भी एग्जाम्पल है, पंजाब का भी एग्जाम्पल है जहां बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए थे और जो पंजाब में वोटों का, पंजाब में सर आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त से बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। अशोक, बड़ा सवाल यही, ये लिटमस टेस्ट है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की जीत उनके राज की जीत होती है और कांग्रेस को लगता है बड़ा झटका, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कद हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का कद बड़ा होगा अगर हैट्रिक लगती है, और बड़ा कद ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार के रूप में उनको देखा जा रहा है। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो दिल्ली में इस बात को लेके डिस्कस हो रहा है कि मोदी अगर जीतते हैं तो वो कब तक वहां रहेंगे, दिल्ली उनको लाया जा सकता है, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है। तो स्वाभाविक तौर से अगर मोदी जीतते हैं, हैट्रिक बनाते हैं और अच्छे से जीतते हैं, तो बिल्कुल उनको दिल्ली लाए जाने में कोई दो राय नहीं होगा। गुजरात का सरदार कौन, और अब बारी है पोस्ट पोल की। जी हां, क्या कहते हैं नतीजे, क्या कहते हैं अनुमान जो आज तक और ओआरजी ने लगाए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे सीटों के नजरिए से। सबसे पहले बात सौराष्ट्र की होगी। सौराष्ट्र ने किसकी सियासत पर दबाया है बटन और किसकी राजनीति को कर दिया है खारिज, यह है वो बड़ा सवाल, क्योंकि सौराष्ट्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केशु भाई पटेल जिन्होंने 2001 के बाद से ही लगातार एक मुहिम छेड़ रखी थी और फिर वो सक्रिय होते चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, गुजरात परिवर्तन पार्टी, और उसके साथ ही वो इस बार चुनाव में है। ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठा किया जो नरेंद्र मोदी विरोधी हैं और इस बार चुनाव में आए हैं क्योंकि वो खुद एक लेवा पटेल हैं, सौराष्ट्र के इलाके में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि यहां पर वो नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं झटका। लेकिन क्या वो वाकई दे पाएंगे झटका, क्या वो वाकई कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नरेंद्र मोदी को, यही है बड़ा सवाल। सईद अंसारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हमारे सहयोगी, जो आपको बताएंगे आंकड़ों के नजरिए से क्या है तस्वीर। और सीधे लिए चलते हैं आपको श्वेता के पास जो मौजूद है इस वक्त साबरमती के किनारे, साबरमती और वही आश्रम श्वेता इस तट पर जो गांधी का गुजरात होता था अब नरेंद्र मोदी का गुजरात है। क्या तस्वीर? गांधी का गुजरात होता था नरेंद्र मोदी का गुजरात, क्या तस्वीर? श्वेता तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सईद, नजरों आंकड़ों के नजरिए से पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल अंजना, और जिस बात का इंतजार गुजरात के हर शख्स के साथ साथ इस देश की जनता को है, नतीजे 20 तारीख को आएंगे। हम आपको बता दें कि आज तक ओआरजी का यह अनुमान सौराष्ट्र में किसको कितने वोट मिले, किसको कितनी सीटें मिली आज तक, और ओआरजी ने मिलकर यह अभी तय किया है और वो अब हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। आप ये देखिए सामने जो आप यहां पर नजर आ रहा है, ये वो आंकड़े हैं। गुजरात परिवर्तन पार्टी 12 और अदर्स यानी कि अन्य जो हैं वो 13, लेकिन हम आपको अनुमान वो बताएंगे। हम आपको ये जरूर बता दें कि ये सिर्फ अनुमान है और अनुमान के हिसाब से जो हमने सर्वे किया है, जो हमारा अनुमान है आज तक ओआरजी का, उसके अनुसार 48 सीटें सौराष्ट्र की। लेकिन हम यहां पर ये आपको बता दें कि सौराष्ट्र में वो 6 सीटें कच्छ की शामिल नहीं हैं। यहां पर बीजेपी या लीजिए आप 36 से 38 सबसे आगे, यानी कि बीजेपी सौराष्ट्र में एक बार कमाल धमाल करते हुए दिख रही है। 8 से 9 सीटें मिलने का अनुमान आज तक ओआरजी लगा रहा है कांग्रेस को, और गुजरात परिवर्तन पार्टी यानी कि केशुभाई की पार्टी 1 से 2 और अन्य पर 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हालांकि यह सिर्फ
अनुमान है और ये वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं 42% जो वोट हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सौराष्ट्र में। कांग्रेस की तरफ 33% वोट हैं और इसके अलावा गुजरात परिवर्तन पार्टी जो कि केशुभाई पटेल बीजेपी से अलग हुए हैं 12% वोट गुजरात परिवर्तन पार्टी को दे रही है सौराष्ट्र की जनता। लेकिन अन्य यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं 13 जो है 13% वोट जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इन वोट्स को हम कन्वर्ट करें सीट्स में तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किसको कितनी सीट्स मिल रही है। हालांकि पहले फेज की हम तमाम बातें भी करेंगे, वहां की वोट परसेंटेज और वहां की सीट शेयरिंग पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको वोट दिखा रहे हैं। वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा 42% सौराष्ट्र में बीजेपी के खाते में और 33% वोट कांग्रेस को मिले हैं सौराष्ट्र में। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह अनुमान है, यह बिल्कुल आपके सामने है। देखिए 42% और यहां देखिए हम एक बार आप फिर से दिखाएं कि 42% वोट जो मिले हैं, जो परसेंटेज वोट गया है वो साफ तौर पे। और सीटों का अगर जिक्र करें यहां पर तो 36 से 38 सीटें जो गई हैं वो सीधे तौर पे जा रही हैं बीजेपी के खाते में। और इसके साथ साथ 8 से 9 सीटें जो मिल रही हैं वो कांग्रेस को यहां पर मिल रही है। देखिए 8 से 9 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही हैं और गुजरात परिवर्तन पार्टी 1 से 2 सीटें जीत रही है। हम आपको बता दें कि ये फिलहाल अभी अनुमान है और अन्य जो है वहां पर वो 1 सीट उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से बताते हैं, यहां पर देखिए ये सौराष्ट्र का नतीजा है 48 सीटों का नतीजा। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि कच्छ की 6 सीटें जहां पर आज मतदान हुआ है वो इसमें शामिल नहीं है। और इसी तरह पहले फेज और इसी तरह पूरी 182 सीटों के नतीजे जो अनुमानित आज तक और ORG के हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको दोबारा लिए चलते हैं स्टूडियोज अंजना के पास। बिल्कुल सही, हैरान करने वाले नतीजे, क्योंकि कम से कम गुजरात परिवर्तन पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश है इन नतीजों में। वही सौराष्ट्र है जयकांत जी जहां से आपको ढेर सारी उम्मीदें थी, ये क्या होता हुआ दिख रहा है अनुमानों के मुताबिक? आना 20 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही बताएगा। अभी हैरान होने की बात नहीं, हैरान तो भाजपा और कांग्रेस को 20 तारीख को होना है। आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं 20 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो नतीजे गुजरात परिवर्तन पार्टी को 30 से 31 सीट वहां से मिलने की उम्मीद है। और वहां ज्यादा से ज्यादा अगर समझो भाजपा इतना दावा कर रही है हमें 42% वोट मिले हैं, वो गलत बात है। 42% वोट केशुभाई पटेल के नाम पर गुजरात परिवर्तन पार्टी को मिले हैं। और हम दावा करके कहते हैं 20 तारीख को जब चुनावी परिणाम आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि केशुभाई का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा है इस 2012 के विधानसभा के आम चुनाव में। नहीं, और हम तय करेंगे गुजरात की गाड़ी का सरदार कौन है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सौराष्ट्र के हिस्से में ताकि एक सार्थक बहस हो। सौराष्ट्र के हिस्से में कितनी सीटें आप देख रहे हैं इन 48 में? कच्छ को छोड़ दीजिए, फिलहाल कच्छ की 6 सीटें छोड़ दीजिए, इतने 48 सीटों में कितने दे रहे हैं आप अपनी पार्टी? कच्छ की 6 सीटें छोड़ते हैं फिर भी हमें 23 से 25 सीट मिल सकती है सौराष्ट्र में। 46 में से 23 से 24 सीटें हम हासिल कर सकते हैं। चलिए इस पे मैं सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया दोषी साहब चाहूंगी कि इस बात का आपका दावे को इसलिए कोई लॉजिक दिखता नहीं है क्योंकि 42% वोट आप बीजेपी को दे रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी के पास जो वोटिंग का जो पैटर्न है रही है, जो वोटिंग जिस तरीके से हुआ था इसकी पैटर्न आप देखो तो इसमें कोई बेस दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को आप जो 42% वोट की बात कर रहे हैं तो नेचुरली है कि बीजेपी का जो बीजेपी से नाराज हुए लोगों में से जितने भी लोग हैं, गुजरात में 2 पार्टी का ही पॉलिटिक्स है, चाहे वो भाजपा को वोट देंगे चाहे वो कांग्रेस को देंगे। जहां तक सौराष्ट्र में वोटों की पैटर्न रही है, मैं आई ऑल्सो बिलोंग्स टू सौराष्ट्र, तो जहां आप देखिए गुजरात में जिस तरीके से भाजपा ने सौराष्ट्र को अन्याय किया था, सौराष्ट्र के लोगों का उद्योग धंधा पे जो नुकसान हुआ था, लोगों को पीने के पानी से लेकर किसानों को सिंचाई का पानी का बहुत बड़ा मसला था और बिजली का तो है ही पूरे गुजरात में प्रश्न किसानों के लिए। तो ये सभी बात को आप देख लेना 20 तारीख को ये आपका 42% जो आप बीजेपी के खेमे में दिखा रहे हैं वो कांग्रेस के खेमे में होगा। कांग्रेस निश्चित तौर पे वहां से 35
सीट से ज्यादा सीट पाएगी, वो निश्चित है। नहीं, आपके उम्मीदवारों ने, आपके जो वहां के एमएलएज हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कमाल किया है? क्योंकि पहले से जो आपकी सीटें वहां पर हैं लगभग 13 सीटें हैं, ऐसा क्या कमाल आपने किया है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि 13 से आपका आंकड़ा पहुंच जाएगा 36 के आसपास? हमारा यस, इसके पीछे की रात आज बता दूं, 2 तरीके से वोटिंग होता है। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 साल से जन आंदोलन करके लोगों के बीच में जाके, हमने चाहे घर का घर हो, चाहे हमने शिक्षा का अधिकार हो, चाहे हमने रोजगार का अधिकार हो, सभी बात लोगों के बीच में जाके की। हमने एम्प्लॉयज का, फिक्स सैलरी एम्प्लॉयज का गुजरात में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वाली बात का प्रॉब्लम है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस ने जो बात अपने बारे मुद्दे की रखी थी, वो लोगों को टच कर गई है। आज महिलाओं ने मतदान किया है, भाजपा के 2 दिन से लग रहा है, पर महिलाओं के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग इज ए की इश्यू इन गुजरात। पूरे गुजरात में जाइए, सौराष्ट्र का जहां तक सवाल है, फ्री घर की बात से, फ्री घर की बात से आपने जब तक किया है, और कोशिश हमारी नहीं, कोशिश हमने की है, लोगों का समर्थन मिला है और लोगों ने वोटिंग कांग्रेस के समर्थन में किया है, इसलिए 20 तारीख को कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप में बनेगी। ठीक है सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आपसे मैं इस पर जवाब लूंगी, क्योंकि हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि जो स्कीम्स, ये फ्री घर का घर नु घर स्कीम जो ये लेकर आए थे, वो बाद में आप लोगों ने भी अपना लिया, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों के आंकड़े जरा सलीके से समझा दें। सौराष्ट्र इस बार क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अपने दर्शकों को बताएं। जो आज तक और ओआरजी का अनुमान है उसके मुताबिक पहले हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सीटें, 36 से 38 सीटें हम कह रहे हैं। याद रखिएगा, पिछली बार लगभग इतनी ही सीटें थी, थोड़ा सा वोट परसेंटेज में फायदा होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। कांग्रेस को नुकसान हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस को नुकसान का मतलब यह है कि जो 13 सीटें उनके पास थी, उनसे अगर 9 बचती हैं तो केशुभाई पटेल की जीपीपी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। यानी कुशनिंग इफेक्ट वो नरेंद्र मोदी को उल्टा दे रहे हैं। क्या ये है नतीजे? यही है बड़ा सवाल, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्धार्थ जी, जो नुकसान होना था, आपको लगता है कि वो वाकई ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है और आप इसी वजह से सिर्फ बच गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी का उतना नुकसान नहीं हुआ है? अंजना जी, मैं सौराष्ट्र में खुद रहा हूं 2-2.5 महीने। मैं वहां पे, मुझे भेजा गया था केंद्र की तरफ से प्रबंधन इंचार्ज बना के। देखिए, केशुभाई जी की इज्जत वहां पे है और भारतीय जनता पार्टी भी इज्जत करती है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी समझनी चाहिए, कोई भी मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करता। वो उसको वोट देगा जो सरकार बनाने वाला हो, जिसने सरकार में काम किया हो। और ये, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है कि मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है, मोदी जी ने बिजली, सड़क, ये है। पानी की एक समस्या है, मैं खुद घूमा हूं राजकोट के नीचे जब जाते हैं, क्योंकि वहां पे डैम की जो हाइट थी 121 से लेके 129 तक की हो जाती, पानी भर जाता। तो जो सौराष्ट्र में, जो राजकोट के आगे जो डैम है जूनागढ़ और अमरेली की तरफ, वहां पर भी पानी आ जाता, तो ये दिक्कतें नहीं आती। और ये वहां की जनता समझती है कि काम क्या है। आपकी सब कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम सिंचाई में जो तमाम दिक्कतें किसानों को आ रही है वो आपने खुलकर माना। सीधे रुक करते हैं, श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता जी अंजना, वाकई जो आंकड़े हैं दिलचस्प हैं, क्योंकि सौराष्ट्र पर दांव लगाकर रखा था बहुत लोगों ने। जब ये बात की जाती थी कि नरेंद्र मोदी को अगर नुकसान होगा पूरे गुजरात में तो सौराष्ट्र में हो सकता है। अब ये आकलन वाकई आंकड़ों में तब्दील होगा, इसका इंतजार बीजेपी जरूर करेगी। लेकिन 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, बकल ढोलकिया जी हैं और अच्युत याग्निक जी हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर केशुभाई पटेल अपील करते हैं, वहां पर पटेल्स को कहा जाता है, तो वो कांग्रेस का वोट ज्यादा काट सकते हैं बीजेपी की जगह। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस तरह के कैंडिडेट्स को चुना गया था और सब पटेल ही पटेल से लड़ रहे थे, ये कहीं उनके खिलाफ जीत गया? देखिए, जहां तक पटेल का सवाल है तो तीनों पार्टी ने पटेल को तो अहमियत दी हुई है। और मैं समझता हूं कि ये जो अनुमान है, इसके साथ सहमत होना मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। आपको नहीं सही लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, इसलिए कि मैं ऐसा भी समझता हूं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है जी, जो अनुमान परसेंटेज से आगे जब सीटों का लगाते हैं, तो जहां तक 2 पार्टी होती है, जो इंग्लैंड में है, जो अमेरिका में है, वगैरह वगैरह, वो 2 पार्टी वाला जब सिनारियो होता है तब तो वो ठीक बैठता है। मगर जब 3 पार्टी हो जाती है, जैसे ये जीपीपी आई सौराष्ट्र में, तब उसका ठीक बैठना ये दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत तो वाली मेरे लिए ये सहमत होना संभवित नहीं है। लेकिन केशुभाई की पार्टी से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि उन्हें इससे ज्यादा सीटें, आप अनुमान करेंगे कि इससे ज्यादा मिलेगा?
अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में भी ये स्पष्ट हो गया था कि परिवर्तन पार्टी जिस तरह परिवर्तन लाना चाहती है वो होने वाला नहीं है। मेरे कलीग इससे सहमत नहीं है, मैं इस अनुमान से काफी हद तक सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये रियलिस्टिक एस्टिमेट है, जो होने वाला है उसका अच्छा एस्टिमेट है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो केशुभाई फैक्टर है वो केशुभाई गुजरात के बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। गुजरात में सब जगह और खास तौर पे सौराष्ट्र में उनके लिए बहुत इज्जत है, पर एज उनके फेवर में नहीं है, बाकी लीडर्स वहां पे है नहीं, तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव अगर जनता को ना दिखे तो थोड़ा बहुत सिंपैथी वोट मिले पर वो क्वांटम में ट्रांसफर हो इसकी संभावना नहीं है। दूसरी एक महत्व की बात कि नरेंद्र मोदी के सारी इलेक्शन सभाओं में उन्होंने केशुभाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ना ही तो उन्होंने भी केशुभाई की तरफ रिस्पेक्ट दिखाई है और ये बात सौराष्ट्र की जनता ने अच्छी तरह से समझी। केशुभाई अगर ये सुनाना चाह रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी किया गया है, तो नरेंद्र मोदी इस चीज को कहीं पर भी अपनी सभा में प्रकट नहीं होने दे रहे थे। इसके बावजूद आपको लग रहा है यही कि वो फैक्टर इतना ज्यादा निरस्त नहीं रहेगा, यहां पर उसका असर रहेगा। जिस तरीके से अंजना यहां पर हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनमें से एक को लग रहा है कि नहीं, जीपीपी का फैक्टर इससे बड़ा होगा, शायद ये आंकड़े कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करके आंक रहे हैं जीपीपी को, केशुभाई फैक्टर को। लेकिन साथ ही ये भी बात है कि हाँ, केशुभाई कोई रिस्पेक्टेड पार्टी शख्स के तौर पर, एक नेता के तौर पर देखा जा रहा है, पर उनकी पार्टी में इतना दम नहीं माना जा रहा है कि वो एक सरकार यहां पर खड़ी कर सकती है, और इसीलिए शायद ये आंकड़े जो हैं उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। अंजना बिल्कुल श्वेता, और बहुत दिलचस्प है, गुरु दक्षिणा के रूप में अगर नरेंद्र मोदी कुछ देंगे केशुभाई पटेल को तो शायद मात यानी हार वो दे। ये बहुत दिलचस्प होगा अनुमानों के नजरिए से। आलोक जी कुछ कह रहे, फिर सीधे चलेंगे सईद के पास। आलोक जी। जी, मैं बताना चाहता था अंजना जी कि ये बात ठीक है, केशुभाई का सम्मान रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो रणनीति थी वो सफल हो रही है। जो वोट नेगेटिव पड़ना था वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया। कांग्रेस के कुछ नेता जो मानते थे कि केशुभाई की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा, वो वोट यदि सीधे कांग्रेस को मिलते तो शायद उसकी सीटें, जो आपका अनुमान अभी दिखा रहा है। और मैं समझता हूं कि जैसा भी ढोलकिया जी कह रहे थे, ये ओआरजी का बड़ा एक सिस्टमेटिक सर्वे है, स्टडी है। इसमें ऐसा नहीं कि अनुमान खाली यहीं बैठकर आंकड़ों से लगाया गया है, और इसलिए यदि आज तक ने कोशिश की है, इस पर भरोसा किया जाना चाहिए कि ये काफी हद तक सही हो सकते हैं, क्योंकि लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। और केशुभाई बहुत विफल मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों की याददाश्त कम है, लेकिन 11 साल पहले हम सब लोग दिल्ली में बैठे हुए उनकी यहां बैठे हुए भी आलोचना करते थे, क्योंकि बहुत विफल मुख्यमंत्री थे। इसलिए उन पर इज्जत करना अलग बात है। एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर रहे, इज्जत उनकी लोग करते थे, लेकिन यूपी में क्या, ऐसे ही उत्तरांचल में क्या हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है